ड्राइंग हॉल में कई खास मेहमान बैठे होते हैं। बीच में एक बहुत लंबी शाही डाइनिंग टेबल जिस पर सफेद रेशमी कपड़ा बिछा होता है और चांदी के बर्तन सजे होते हैं। डाइनिंग एरिया में शांति देवी पूरे रौब में खड़ी होती है। उनके चेहरे पर वही शाही ठाठ और पोशाक होते हैं। रामू, खाना परोसने से पहले मेहमानों के हाथ धुलवाओ। याद रहे ये हमारा खानदानी रिवाज है। रामू तुरंत सिर झुका लेता है और अंदर जाता है। फिर 4 नौकर एक साथ आते हैं। हर मेहमान के सामने दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से भरी चांदी की परात होती है। मेहमान बड़े सुकून से हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद नौकर पराते उठा ले जाते हैं। तभी खाना परोसाना शुरू हो जाता है। शाही पनीर, केसरिया पुलाव, दम आलू, काजू की सब्जी, घी में डूबी रोटियां। लेकिन अचानक शांति देवी भौं चढ़ा लेती है। वो थाली को ध्यान से देखती है। अरे, मीठे में सिर्फ खीर है, रबड़ी कहाँ है? राधा, तुरंत रबड़ी लेकर आओ। जी मालकिन, अभी लाती हूँ। वो बिना देर किए तेजी से रसोई की ओर भागती है। रसोई में एक तरफ बड़े बड़े मिट्टी और पीतल की गोल हांडियां जिनमें शाही सब्जियां उबल रही होती हैं। 5 से ज्यादा शेफ बड़े बड़े चम्मचों से हांडियां चला रहे होते हैं। और दूसरी तरफ मॉडर्न किचन होती है। बीच में चूल्हे जिनमें लकड़ी की आंच जल रही होती है। राधा हांडी के पास जाती है, ढक्कन उठाकर राबड़ी करती है और जाकर वो शांति देवी के सामने कटोरा रख देती है। मालकिन, रबड़ी। शांति देवी चम्मच से रबड़ी चखती है, फिर हल्का सा सिर हिलाती है। ठीक है, परोस दो सबको अब। राधा तुरंत रबड़ी परोसने लगती है। वाह, ऐसी रबड़ी तो राजमहलों में ही मिलती है। अगले दिन सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। शांति देवी भारी रेशमी बनारसी साड़ी, गहरे मैरून रंग की, गले में मोटा राजस्थानी कुंदन नेकलेस, कानों में झुमके, हाथों में सोने की चूड़ियां। मोहन जी सफेद सिल्क का कुर्ता पायजामा, ऊपर से कढ़ाईदार शॉल, गले में हल्की सी सोने की चेन, हाथ में महंगी घड़ी होती है। रिया हल्के पेस्टल रंग की डिजाइनर सूट, गले में नेकलेस, कानों में डायमंड ईयररिंग्स होते हैं। तभी ऊपर से तेज आवाज आती है। बहूजी, दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। क्या? अभी तो सुबह ठीक थे। सब लोग भागते हुए बलवीर जी के कमरे की तरफ जाते हैं। वो पलंग पर लेटे होते हैं, सांस तेज चल रही होती है। मोहन जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। बाबूजी, बाबूजी कुछ बोलिए। मेरे पोते को बुला लो। मुझे पता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं राघव को देखना चाहता हूँ एक बार। राधा दरवाजे के पास खड़ी ये सब देख रही होती है। उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। रिया, जल्दी से अपने भैया को फोन करो। जी माँ। उसे कहो जो भी अर्जेंट फ्लाइट मिले उसी में बैठकर तुरंत घर आए। भैया, आप जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ रिया? दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो आपको याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको देखना है। मैं अभी निकलता हूँ, तुम चिंता मत करो। राघव जल्दबाजी में टिकट लेता है, फ्लाइट उड़ान भरती है और वो इंडिया आ जाता है। बलवीर जी के कमरे में चारों तरफ मेडिकल मशीनें, हार्ट मॉनिटर की बीप, ऑक्सीजन सिलेंडर लगे होते हैं। ड्रिप चढ़ी होती है। कमरे में मखमली पर्दे, लकड़ी का बड़ा पलंग। दरवाजा अचानक खुलता है। राघव तेज कदमों से अंदर आता है। दादाजी! आ गया मेरा पोता, आ गया। राघव उनके पास बैठकर उनका हाथ थाम लेता है। उसी समय राधा अंदर आती है। उसके हाथों में खाने को थालियां होती हैं। वो चुपचाप कमरे के कोने में छोटी सी शाही टेबल लगाती है। हल्का खाना, सूप, रोटी, सब्जी रखती है। बिना किसी शोर के सबके सामने खाना रख देती है। बलवीर जी अचानक गहरी सांस लेते हैं। आज मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। सब लोग चौंक जाते हैं। ये मेरी आखिरी बहुत समय से ख्वाहिश थी, लेकिन मुझे पता था तुम लोग कभी नहीं मानोगे। और मुझे ये भी पता है आज तुम इस बात को इनकार नहीं कर पाओगे। मोहन जी आगे बढ़ते हैं। पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे अभी आपके पास बहुत समय है। आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। आप पर कोई पाबंदी नहीं है। राधा, इधर आ। राधा घबरा जाती है। वो धीरे धीरे उनके पास जाती है। राघव, तू भी इधर आ। राघव आगे आता है। बलवीर जी कांपते हाथों से राधा का हाथ उठाते हैं और राघव के हाथ में रख देते हैं। कमरे में सबको शॉक लग जाता है। मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद राधा इस घर की बहू बने।
और अगर तुम लोगों ने मेरी ये बात नहीं मानी तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो घर की नौकरानी है, ये इस घर की बहू कैसे बन सकती है? राधा का सिर झुक जाता है, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। शांति, क्या तुम्हें यही बातें करने की जरूरत है? तुम्हें दिख नहीं रहा है पापा की तबीयत कितनी खराब है? मैं बस इतना चाहता था कि। लेकिन अचानक हॉट मॉनिटर की आवाज तेज हो जाती है और एक सीधी लंबी आवाज आती है, बीप। डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं कुछ देर बाद। आई एम सॉरी। दादाजी के जाने के बाद कुछ दिन बाद बड़े बड़े मखमली सोफे, दीवारों पर पुराने राजसी पेंटिंग्स, बीच में शीशे की लंबी टेबल जिस पर ड्राई फ्रूट की लंबी सी ट्रे रखी होती है, काजू बादाम पिस्ता किशमिश सब वहीं बैठे होते हैं। उसी समय राधा अंदर आती है, हाथों में बड़ी चांदी की ट्रे जिसमें चाय के कप, बीच में एक केतली रखी होती है। राधा बिना कुछ बोले एक एक करके सबके सामने चाय रखती है, छोटी छोटी प्लेट में बिस्किट और नमकीन भी रख देती है। राघव चाय का कप टेबल पर रख देता है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है। मैं मानता हूं दादाजी घर के बड़े थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सबकी जिंदगी की चाबी उन्हीं के हाथ में थी। जो वो चाहेंगे घर में वही होगा, ये जरूरी नहीं है। मैं इस गवाह लड़की से कभी भी शादी नहीं करूंगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसी कोई हरी गहरी लड़की हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। मानती हूँ राधा अच्छी लड़की है, कई सालों से इस घर में काम कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे घर की बहू बन जाएगी। कुछ देर बाद नौकर आकर खाने की सूचना देते हैं। डाइनिंग एरिया में पहले की तरह दूध और गुलाब की पत्तियों से भरी पराठे लाई जाती हैं। सब लोग चुपचाप हाथ धोते हैं, फिर सब लोग खाने की मेज पर बैठ जाते हैं और सब चुपचाप खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद नौकर छोटी छोटी प्लेटों में शाही पान लाते हैं, चांदी का वर्क, गुलकंद और केसर भी। सब लोग पान लेते हैं। राघव रात को अपने बड़े कमरे में अकेला बैठा होता है। कमरे में महंगे पर्दे, भारी सोफा, दीवार पर विदेशी पेंटिंग्स होती हैं। वो हाथ में दादाजी की पुरानी घड़ी लिए बैठा होता है। तभी मोहन जी अंदर आते हैं। बेटा, राघव उठकर खड़ा हो जाता है। मैं मानता हूं राधा एक नौकरानी है और तू भी सही कह रहा है। इतने साल बाहर रहकर आया है तो किसी काम वाली से शादी क्यों करेगा? पर यह भी याद रख, तू अपने दादाजी से कितना प्यार करता था। क्या तू अपने दादाजी की एक आखिरी बात भी नहीं मान सकता? पापा, पर यह मेरी जिंदगी का सवाल है। परवर छोड़ बेटा। राघव चौंक जाता है। मैं तुझे ये कह रहा हूं, राधा बहुत अच्छी लड़की है। माना अनजाने में गलती होगी, लेकिन अब तुझे अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। मेरी बात मान और राधा से शादी कर ले। राघव की आंखें भर आती हैं और बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोलता। फिर ठीक है पापा। कुछ दिनों बाद राधा की शादी हो जाती है। राधा अब इस घर की बहू बन जाती है। माथे पर सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ियां, महंगा नेकलेस, भारी भारी साड़ी पहनती है। अगले दिन शांति देवी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही होती है। भारी साड़ी, गहने, मेकअप। तभी एक नौकरानी अंदर आती है। मालकिन, वो शाही डिनर सेट कहाँ रखा है? सब मेहमान आ गए हैं, उनके लिए खाना लगाना है। अरे मुझे क्या पता, राधा से पूछो, सारे घर का ध्यान वही तो रखती है। नौकरानी कुछ कहने ही वाली होती है कि मैंने क्या घर का सामान संभालने का ठेका ले रखा है क्या? और तुम्हें किस बात की सैलरी मिल रही है? काम करने की तो मिल रही है ना। नौकरानी सहम कर बाहर निकल जाती है। दरवाजे पर खड़ी रिया ये सब सुन लेती है। दीदी, आप रसोई में ही देखिए, वही होगा सेट। कमला देवी जाली जाती हैं और रिया कमरे में आती है। मम्मी? शांति देवी आईने में देखती रहती है। राधा भाभी अब इस घर की बहू बन गई हैं। आपने उन्हें नौकरानी के सामने बहुत गलत तरीके से बोला। अब थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, रहेगी तो वो नौकरानी ही। इस बात को तो कोई नहीं बदल सकता है। रिया को गुस्सा आता है मगर वो कुछ नहीं कहती। शाही ड्राइंग रूम पूरी तरह सजा होता है। सोने की कढ़ाई वाले पर्दे, मखमली सोफे, झूमर की तेज रोशनी और बीच में कांच की टेबल होती है। राधा सिर झुकाए लाल साड़ी और भारी गहनों में बैठी होती है। उसकी मुंह दिखाई होती है। चारों तरफ रिश्तेदार और औरतें बैठी होती हैं। फुसफुसाहटें शुरू हो जाती है। अरे वाह, घर की नौकरानी को ही घर की बहू बना लिया। दादाजी खुद तो चले गए और इस बेचारे लड़के के गले पूरी मुसीबत बांध गए। ये सब सुनकर रिया आगे आती है। आंटी जी, मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। वो राधा के पास खड़ी हो जाती है। ये है मेरी भाभी राधा और इस घर की बहू है। आपको कोई हक नहीं कि आप उनकी इंसल्ट करें।
तभी मोहन जी बोलते हैं, बहन जी आप खाना खाने आई है ना, और बहू को देखना ही है तो ज्यादा बातें मत बनाइए। रामू खाना ले आओ, लगता है मेहमानों को भूख लगी है। अगले ही पल 5-6 नौकर लाइन में शाही चांदी के बर्तनों में खाना लेकर अंदर आते हैं। एक एक करके औरतों के सामने थालियां रखी जाती हैं। औरतें एक दूसरे को देखती रह जाती हैं, उनके मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। एक कोने में बैठी शांति देवी बड़बड़ाती हैं, सब लोग ऐसे ही बातें बनाएंगे, पता नहीं कितनों का मुंह बंद करेंगे ये लोग। अगली सुबह राधा अब बहू बनकर पहली बार रसोई में कदम रखती है। रसोई किसी महल से कम नहीं होती है। एक तरफ मॉडर्न किचन, चमचमाते स्टील के स्टोव, ओवन, माइक्रोवेव, दूसरी तरफ पुराने जमाने की शाही रसोई, बड़ी बड़ी हांडियां, लकड़ी के चूल्हे, नौकर काम में लगे होते हैं। कई नौकर नौकरानियां काम कर रहे होते हैं। कमला दीदी आप ये सब्जियां काट दीजिए। अरे राधा दीदी अब आप मुझे दीदी मत कहो, अब तो आप इस घर की मालकिन बन गई हो। हाँ मैं अब इस घर की बहू बन गई हूँ, लेकिन आप तो पहले भी मेरी दीदी थी और अभी भी दीदी ही रहेंगी। बताओ दीदी क्या करना है। 3-4 नौकर राधा के साथ लग जाते हैं। सब्जी हल्की आंच पर रखना, दाल में हींग अभी मत डालना, कचौरी आखिर में तलना। सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन चौका राधा खुद लगाती है। घी की खुशबू फैल जाती है। थोड़ी देर बाद राधा आगे आगे चांदी के बर्तनों में खाना लेकर जाती है। पीछे कई नौकर आते हैं। डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी चीजें सज जाती हैं। केसर का दूध, कचौड़ी, अलग अलग तरह की सब्जियां, हर सदस्य के लिए अलग खाना। सब लोग खाना शुरू करते हैं। कमला मेरा फ्रेंच टोस्ट कहाँ है? दीदी आपका फ्रेंच टोस्ट इसी प्लेट में रखा है। देखो इसकी आदत अभी तक नहीं गई है, इतने बड़े घर की बहू होकर भी गंवार ही रहेगी। राघव का चेहरा लाल हो जाता है। वो जोर से कुर्सी पीछे करता है। मुझे नहीं खाना ये खाना। सब चौंक जाते हैं। मेरी तो शादी करवाकर जिंदगी बर्बाद कर दी है और यहाँ अब शाही खाना खाया जा रहा है। 56 भोग लग रहे हैं मेरी शादी के चक्कर में। वो कुर्सी से उठता है, तभी शांति देवी उसे तीखी नजर से देखती हैं। बेटा तुम्हें पता है ना कि हमारे यहाँ खाने के कुछ उसूल हैं। जब तक सब खाना नहीं खाएंगे तुम यहाँ से नहीं उठ सकते। अब चुपचाप बैठ जाओ अपनी जगह पर। राघव दांत भींचकर धीरे से बैठ जाता है। सब लोग खाना खाने लगते हैं और राघव गुस्से से एक एक को देखता रहता है। अगले दिन सुबह से ही शाही कोठी में चहल पहल होती है। ड्राइंग रूम आज और भी ज्यादा सजा होता है। राधा आज पूरी तरह शाही अंदाज में सजी होती है। बनारसी साड़ी, गहने, माथे पर सिंदूर। तभी बाहर से आवाज आती है, राधा आपके मायके वाले आ गए हैं। राधा का दिल जोर से धड़कता है। राधा के मम्मी पापा अंदर आते हैं, चारों तरफ नजर डालते हैं। इतना बड़ा घर उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। पिता की आंखें फैल जाती हैं। अरे वाह बेटा, राधा तू तो बहुत अच्छी लग रही है। राधा मुस्कुराती है और अपने मम्मी पापा के पास आकर बैठ जाती है। बेटा तू यहाँ काम करती थी? मैंने तो इतना बड़ा घर जिंदगी में पहली बार देखा है। माँ राधा का हाथ पकड़ लेती है। हाँ राधा यहीं काम करती थी और देखो कितनी अच्छी किस्मत है तेरी, अब इसी घर की मालकिन बन गई है। राधा की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। कमला दीदी मम्मी पापा के लिए खाना लगा दीजिए। कमला सिर हिलाकर रसोई की ओर जाती है। लंबी डाइनिंग टेबल, चांदी के बर्तन, एक एक करके शाही पकवान परोसे जाते हैं। राधा के मम्मी पापा थोड़े संकोच में शाही तरीके से बैठते हैं। तभी शांति देवी बोल पड़ती हैं, खाओ खाओ, ऐसा खाना तो आपने जिंदगी में पहली बार खाया होगा। बड़ी खुशी हो रही होगी ना आपको, आपकी नौकरानी बेटी इतने बड़े शाही घर की बहू जो बन गई है। राधा का चेहरा उतर जाता है। पिता बात संभालने की कोशिश करते हैं। हाँ बहन जी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपके लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन हमारे लिए तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक गरीब लड़की हमारे घर की बहू बन गई है। ये शब्द राधा के मम्मी पापा के दिल में उतर जाते हैं। पिता की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से थाली आगे सरका देते हैं। चलो अब चलते हैं। माँ कुछ कह नहीं पाती है। राधा हैरान रह जाती है। उसके मम्मी पापा बिना कुछ और बोले वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद शांति देवी कमला को आवाज देती है। कमला! कमला पास आ जाती है। ये खाना बचना नहीं चाहिए। आज तुम लोग अपने लिए खाना मत बनाना। कमला चुपचाप सिर झुका लेती है। जानती हो ना, हमारे घर से एक भी निवाला वेस्ट में नहीं जाना चाहिए। सारा खाना आज पंडाल में बांट देना। कमला सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। रात को कमरे में हल्के पीले लैंप जल रहे होते हैं। शांति देवी और मोहन जी बेड के पास बैठे होते हैं। तुमने आज राधा के साथ जो किया
वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। शांति देवी चौंक कर उनकी ओर देखती हैं। उसे कितना बुरा लगा होगा, तुमने कभी सोचा है? तो इसमें मैं क्या करूं? क्या मैंने उसके माँ बाप की खुशी का ठेका ले रखा है? वैसे भी उसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन राधा ने इस घर को संभाला है। 25 साल हो गए उसे इस घर को संभालते हुए। अगर मैं तुमसे घर की एक भी चीज पूछ लूं कि कहाँ रखी है, तुम्हें पता नहीं होगा। जितना उसे इस घर के बारे में पता है उतना किसी को नहीं पता। और अब वो इस घर की बहू बन चुकी है, तुम्हें उसे बहू का दर्जा और सम्मान दोनों देना चाहिए। हाँ हाँ, आप मुझे मत सिखाइए। मोहन जी चुप हो जाते हैं। अगली सुबह शांति जी लिविंग रूम में बैठी होती हैं। अचानक उनके चेहरे का रंग बदलता है। वो उठने की कोशिश करती हैं और तभी तेज उल्टी आ जाती है। वो संभल नहीं पाती और फ्लोर पर ही उल्टी हो जाती है। राधा आवाज सुनते ही भागते हुए आती है। मम्मी जी। वो तुरंत सास को सहारा देती है और सोफे पर बैठा देती है। आप यहाँ आराम से बैठिए मम्मी जी, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। अरे तुम रहने दो बहू, घर में और भी नौकर चाकर हैं, वो कर देंगे। नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, आप भी मेरी मम्मी ही हो, मैं कर दूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। राधा पहले शांति देवी को पानी देती है। थोड़ा थोड़ा पीजिए मम्मी जी। फिर बिना किसी झिझक के फ्लोर साफ करने लगती है। उसके चेहरे पर न घिन है न शिकायत, सिर्फ अपनापन होता है। तभी रिया कमरे में आती है। पता नहीं अचानक उल्टी आ गई, लेकिन इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इन्हें ब्लोटिंग हो गई है। मैं इन्हें रूम में लेटा देती हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। वो शांति देवी को ऊपर बेडरूम में ले जाकर आराम से लेटा देती है। रिया शांति देवी की ओर देखकर धीरे लेकिन साफ शब्दों में बोलती है। मम्मी, देखा आपने, भाभी ने आपका कितना ध्यान रखा। वो चाहती तो उल्टी किसी नौकर से भी साफ करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद किया, क्योंकि वो आपको अपनी माँ के समान मानती हैं। आपको अब समझ जाना चाहिए भाभी आपसे कितना प्यार करती हैं। सास की आंखें भर आती हैं। उन्हें रात की बातें याद आती हैं और अपना व्यवहार याद आता है। शाम को घर का दरवाजा खुलता है। राघव थका हारा ऑफिस से आता है। कोट उतारकर कुर्सी पर डालता है और बिना किसी को देखे अपने बड़े कमरे में आकर बैठ जाता है। उसका चेहरा तनाव और गुस्से से भरा है। कुछ देर बाद राधा हाथ में ट्रे लिए अंदर आती है। राघव के लिए कॉफी होती है। आपके लिए स्पेशल कॉफी लाई हूँ। टेबल पर रख दो। राधा कप रख देती है। राघव अब उसकी ओर नहीं देखता और राधा पास बैठ जाती है। कॉफी रख दी, अब तुम इस कमरे से चली जाओ। पूरा दिन ऑफिस में मेरा दिमाग खराब रहा है और तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे वैसे ही गुस्सा आता है। पर मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, मैं यहीं बैठ जाती हूँ, चुप एकदम। राघव अचानक गुस्से से खड़ा हो जाता है। तुम नहीं जाओगी ना इस कमरे से, तो मैं ही चला जाता हूँ। वो दरवाजा जोर से खोलकर कमरे से बाहर चला जाता है। राधा वहीं खड़ी रह जाती है। कॉफी ठंडी होती जाती है और उसकी आंखें नम। अगली सुबह राधा पूरी सादगी और प्यार से राघव के लिए टिफिन पैक करती है। टिफिन में उसकी पसंद का खाना होता है। वो मुस्कुराती हुई टिफिन आगे बढ़ाती है। आपके लिए टिफिन रख दिया है। मुझे तुम्हारे 2 कौड़ी के खाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा। और तुम ज्यादा मेरे क्लोज आने की कोशिश मत किया करो। राधा की उंगलियां टिफिन पर कस जाती हैं। तुम सिर्फ दादाजी की वजह से मेरे गले में पड़ी हो। अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना तो मैं तुम्हें कभी नजर उठाकर भी नहीं देखता। तुम जैसी लड़कियां तो मेरे पीछे लाइन में लगी रहती हैं। राधा की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। राघव बाहर चला जाता है। राधा खामोशी से कमरे में आती है और बिस्तर के किनारे पर बैठ जाती है। हाँ, मैंने इस घर में काम किया है, लेकिन अब तो मैं इस घर की बहू बन गई हूँ, तो मुझे यहाँ बहू का दर्जा और बहू का सम्मान कोई क्यों नहीं दे रहा है। रिया अंदर आती है और राधा को रोते देखकर सीधे उसके पास बैठ जाती है। भाभी। राधा उसकी ओर देखती है और जोर से रो पड़ती है। आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मम्मी भी बदल गई और भैया भी बदल जाएंगे। राधा उसकी बात सुनकर थोड़ा संभालती है। इस घर में बस आप ही हो जो मुझे समझती हो, वरना सबको लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ। रिया राधा का हाथ थाम लेती है और उसके आंसू पोंछती है। अगली सुबह राघव आज कुछ अलग ही मूड में होता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, कदमों में अजीब सी फुर्ती होती है। वो सीधे शाही रसोई की ओर बढ़ता है। आज कुछ बहुत ही स्पेशल बनना चाहिए, ऐसा खाना कि आज की दावत सबको याद रहे। नौकर सिर झुकाकर हामी भरते हैं। शाम होते होते डाइनिंग टेबल किसी राजमहल जैसी सजी होती है। लंबी टेबल, चमचमाते चांदी के बर्तन, केसर की खुशबू और बीच बीच में लंबी मोमबत्तियां जल रही होती हैं। हर प्लेट के पास अलग अलग शाही व्यंजन रखे होते हैं। सब लोग खुशी खुशी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। राधा भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठी होती है। तभी डोरबेल बजती है। राधा तुरंत उठने लगती है। राधा बेटा, तुम बैठो, कमला खोल देगी। तुम्हें पता है ना हमारे खाने के कुछ नियम है।
राधा बिना कुछ कहे चुपचाप वापस बैठ जाती है। कमला दरवाजा खोलती है। अचानक एक लड़की कमला को धक्का देती हुई रोते बिलखते अंदर घुस आती है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। राघव, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। समय थम जाता है। सारे घर वाले सन्न रह जाते हैं। चम्मच हाथों से गिर जाते हैं। मोमबत्तियां जलती रह जाती हैं। सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और लड़की के पास आ जाते हैं। तुम कौन हो और ये कैसी बकवास कर रही हो? तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारे साथ लंदन में थी। हम कई दिनों तक साथ रहे थे। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है। ए लड़की, मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। यहाँ ऐसी बदतमीजी मत करो। शादी हो गई तो मैं क्या करूं? इस आदमी का बच्चा मेरे पेट में है। घर में खलबली मच जाती है। पापा, मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता। यह मुझे काफी समय से स्टॉक कर रही थी। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। ये मुझसे रिलेशनशिप चाहती थी। मैंने इनकार किया। एक बार इसने मुझसे पैसे भी मांगे थे। मैंने मना कर दिया। ये सब इसका ड्रामा है। प्लीज इस पर भरोसा मत कीजिए। पर बेटा, ऐसी कोई लड़की अपने आप को प्रेग्नेंट थोड़ी ना कहेगी। कुछ तो बात होगी। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पापा, इसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इसको तो मैं अभी बताता हूं। नहीं, हमारे घर के खानदानी लड़के लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते हैं। बस 10 लाख, फिर ये बात यहीं खत्म। मोहन जी अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद 10 लाख रुपए लेकर आते हैं। लड़की पैसे लेती है और बिना कुछ पीछे देखे वहां से चली जाती है। राघव, जिंदगी में पहली बार इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सब ठीक है, लेकिन वो बेचारी राधा, वो क्या सोच रही होगी? राघव पलटता है। राधा पीछे खड़ी होती है, एकदम शांत। राघव उसके पास आता है। मैं मानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं अपनी मम्मी की कसम खाता हूं, वो लड़की झूठ बोल रही थी। न मैंने उसे देखा है, न मैं उसे जानता हूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सब चौंक जाते हैं। मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ आप औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो लड़की जरूर झूठ बोल रही होगी। देख रहा है बेटा, जिस लड़की के साथ तू इतना बुरा व्यवहार करता था, आज सबसे बुरे वक्त में उसी ने तेरा साथ दिया। आज तो हम सबने भी एक पल के लिए तुझ पर शक कर लिया था। हाँ भैया, मैंने मम्मी को भी यही बात समझाई थी कि भाभी बहुत अच्छी हैं। आप सभी को उन्हें एक और चांस देना चाहिए। राघव की आंखें नम हो जाती हैं। वो राधा की ओर देखता है। थैंक यू सो मच राधा, मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए। रात को राघव खिड़की के पास खड़ा होता है, कहीं सोच में डूबा होता है। राधा बेड पर बैठी होती है। अचानक राघव पलटता है। राधा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो, और मैंने तुम्हें कभी अपनी पत्नी की नजर से नहीं देखा। शायद कभी देख भी ना पाऊं, क्योंकि तुम बहुत पहले से हमारे घर में काम करती थी। राधा गहरी सांस लेती है और आज पहली बार अपना दिल खोलकर राघव के सामने सारी बातें बताती है। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब से मैं इस घर में आई थी, पहली नजर में ही मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी थी। राघव चौंक जाता है। मुझे अपनी हैसियत पता थी। मैं जानती थी कि मैं सिर्फ एक काम वाली हूं, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस घर की बहू बन जाऊंगी। हर दिन हर पल मैं आपसे प्यार करती रही। जब मैं नौकरानी थी तब भी आपसे प्यार करती थी, और आज इस घर की बहू बनकर भी मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। पर मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आपकी पत्नी बनाया। मेरे जीवन का सपना पूरा हो गया। मैं हमेशा से आपके सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। अचानक राधा धीरे से एक घुटने पर बैठ जाती है। वो एक हाथ आगे करती है, एक छोटी सी रिंग निकालती है। रिंग चमक रही होती है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे? राघव की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो बिना कुछ कहे रिंग उठाता है और अपने हाथ में पहन लेता है। फिर राधा को खड़ा करता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। राधा, राधा, आई लव यू सो मच। मुझे माफ कर देना, मैंने कभी तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। राधा उसकी पीठ थपथपाती है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगली सुबह राघव बहुत खुश होता है और सारा खाना खुद बताता है। नौकरों से एक गार्डन में अच्छा डिनर अरेंज करता है। गार्डन के बीचों बीच एक बड़ी गोल डाइनिंग टेबल सजी होती है। टेबल पर सफेद रेशमी कपड़ा, चांदी के बर्तन, बीच में गुलाब और चमेली के फूल, और चारों ओर जलती छोटी छोटी मोमबत्तियां, और चारों तरफ कुर्सियां होती हैं, और दादाजी की तस्वीर टेबल के पास सजी होती है, और फूलों की माला होती है। सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। राघव राधा के लिए कुर्सी आगे करता है। बैठो राधा। सब खाना शुरू करते हैं। आज तो खाने में भी अलग ही स्वाद और सुकून है। भैया, आज तो आपने कमाल कर दिया। आज ये दवा सिर्फ खाने की नहीं है,
आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि राधा इस घर की बहू और मेरी धर्म पत्नी है और अब से उसके साथ उसी तरह का व्यवहार होगा। राधा शर्माते हुए मुस्कुराती।